पहले तो देखो, जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो डिस्टेंस r पे। हम क्या करते हैं, ये r डिस्टेंस पे रहने वाले सभी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, एक क्लोज लूप बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, और इसका जो छोटा एरिया होगा वो यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा। उस फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फ्लक्स आएगा। तो अगर हम पूरा फ्लक्स निकालें तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया मतलब स्फीयर बनेगा, कोई पॉइंट चार्ज है, उसके r डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं सब तरफ 3 डायमेंशन में, अगर सबको हमने मिला करके एक क्लोज सरफेस बनाए तो ये जो क्लोज सरफेस होगा वो क्या बनने वाला है, स्फीयर। स्फीयर का जो एरिया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 4 पाई r का स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स। और गॉस के हिसाब से फ्लक्स होना चाहिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड मतलब अंदर में चार्ज Q है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमको E कितना आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगा Q बाय, ये इधर आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं Q बाय, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मतलब K, तो ये हो गया KQ बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी तरीके से मान लो एक इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस जगह पे। तो वैसे ऑलरेडी निकाल चुके 2k बाय 2k लैम्डा बाय d, या 2k लैम्डा बाय r, मान लो ये r डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए, यहाँ एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं r डिस्टेंस पे, r रेडियस का सिलेंडर कंसिडर करते हैं जिसकी हाइट जो है मान लो h ले लेते हैं। तो यहाँ ये जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलोंग द सरफेस होगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इधर वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा तो फ्लक्स 0। ये कर्व सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कर्व सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, 2 पाई r h इक्वल टू गॉस के हिसाब से ये होना चाहिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड कितना होगा, इनसाइड मतलब इस लाइन के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितने चार्ज है वही हो गया इनसाइड चार्ज। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और इसकी लेंथ है h, तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू h, लैम्डा इंटू h बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखेंगे तो h और h कैंसिल हो गया, E की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। या तो आप ये याद रख लो, या तो इसी को आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहते हैं, तो ये हो गया 2k लैम्डा बाय r। ठीक है। इसी तरीके से कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर है, मान लो इनफाइनेटली लॉन्ग, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर है इनफाइनेटली लॉन्ग, इधर भी ये इनफाइनेट की तरफ जा रहा है, इधर भी ये इनफाइनेट की तरफ जा रहा है, इसकी कैपिटल रेडियस जो है r है। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो गया, ऐसा बताया गया। तो बोला कि इसके अंदर वाले पॉइंट पे बताओ कहीं पर, या बाहर वाले पॉइंट पे बताओ। तो बाहर वाले पॉइंट पे तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए रॉड जैसा बिहेव करेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जब भी करेंगे आउटसाइड में मतलब जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्चुअली में रेडियस से बड़ी होगा, तो आउटसाइड की बात होगी। तो फिर यहाँ एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया जाएगा h हाइट का। सेम कंसेप्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर की चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो दिया हुआ है इंटू इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती, पाई r स्क्वायर h, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर मतलब कैपिटल R स्क्वायर इंटू h, ये हो जाएगा सिलेंडर की वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो कुछ कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, ये h भी कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई चार्ज डेंसिटी रो इंटू r स्क्वायर बाय 2 इधर आएगा, फिर ये स्मॉल r भी इधर आएगा और एप्सिलॉन नॉट भी है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे। अगर इनसाइड पॉइंट पे निकालना हो, इनसाइड मान लो यहाँ पर इनसाइड पे निकालना होगा, इनसाइड मतलब जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से छोटी है। तब यहाँ एक छोटा सा हम सिलेंडर कंसिडर कर लेते जिसकी हाइट हम मान लो h ले लेते,
अब इसके अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज इनसाइड चार्ज कहलाएगा। तो इस जगह जो फ्लक्स लिखेंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो इसका एरिया फिर से 2 पाई r इंटू एच इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड लिखेंगे तो इतना वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वही होगा इनसाइड चार्ज, और इसमें इतना वॉल्यूम में जो चार्ज था वो था इनसाइड चार्ज। तब इतना वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसकी वॉल्यूम कितना लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, यहाँ कुछ कुछ कैंसिल हो गए, एच पाई और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, एच पाई और एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा इनसाइड वाले पॉइंट पे रो इंटू ऊपर में एक r बचेगा, नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इनसाइड में स्ट्रेट लाइन और बाहर में ऐसा, ये हो गया सिलेंडर के वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसमें सेंटर पे जब मतलब सरफेस पे जब जाएगी तो कितना जाएगा, r की जगह कैपिटल R, या इसमें भी रख दो तो r की जगह कैपिटल R, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू r बाय रो इंटू r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी r रखो दोगे तो रो इंटू r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है रो इंटू r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। चलिए इतनी बातें लिखी फटाफट। ये सब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट बनाए।
चलो मैं बनाता हूँ, अब जिनको बनना होगा बन गया होगा। ये प्लेट है, इस प्लेट का साइड लेंथ a है और इसके सेंटर से a/2 हाइट पे क्यों रखा हुआ है, मतलब आप समझो ये प्लेट है, इस प्लेट का साइड लेंथ है स्क्वायर प्लेट, इससे a/2 हाइट पे यहाँ चार्ज रखा हुआ था। इस चार्ज को हमको अंदर लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे बताओ। एक प्लेट यहाँ बाजू में उतना ही बड़ा खड़ा करेंगे, इधर एक प्लेट, इधर एक प्लेट, इधर एक प्लेट और एक ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो क्यूब बन जाएगा। फिर वो चार्ज बिल्कुल सेंटर पे हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले प्लेट से a/2 है तो ऊपर वाले प्लेट से भी a/2 का ही होगा, क्योंकि प्लेट का लेंथ कितना है a है। तो चार्ज एकदम सेंटर पे चला जाएगा। जैसे ही चार्ज एकदम सेंटर पे चला जाएगा तो जो गॉस थ्योरम है वो लग जाएगा। गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इस क्यूब की मदद से टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उस क्यूब में कितने प्लेट लगाना पड़ा, 4, एक ऊपर 5 और एक पहले से था, मतलब 6। तो 6 प्लेट मिला करके एक क्यूब बनता है। तो सभी प्लेट बराबर बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम लोग इसको एक क्यूब जैसा बनाए, क्यूब बन गया, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब जो होगा वो होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें 6 सरफेस है, तो 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर होगा। अब ये हेमीस्फीयर है जिसके सेंटर पर रखा हुआ क्यू चार्ज, इसके वजह से बोल रहा था ये चार्ज अंदर में नहीं है, इसको अंदर करना है तो एक और हेमीस्फीयर बाजू में रखना पड़ेगा। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस के हिसाब से। और ये टोटल फ्लक्स में कितने हेमीस्फीयर लगे, 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर। तो बताओ फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे बात करेंगे, एक सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर के फेस पे है तो अंदर नहीं है, इसे अंदर करने के लिए एक और सिलेंडर बाजू में कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर से 2 सिलेंडर मिला करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक सिलेंडर का कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जितने सिलेंडर लग, जैसे यहाँ 2 लग रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ ऐसे प्लेट 6 लग रहे हैं इसलिए 6 से डिवाइड किया, यहाँ 2 लग रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इस जगह में चार्ज जो है एकदम अंदर में ही है, तो यहाँ पर और बाहर से कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ फ्लक्स थ्रू सिलेंडर सीधा सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये सवाल सेम ही है। इसको भी अंदर करने के लिए एक और हेमीस्फीयर की जरूरत पड़ेगी। तो हेमीस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 हेमीस्फीयर लग रहा है इसलिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो गया। यहाँ क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो क्यूब के सेंटर पे है तब तो अंदर ही कुछ करने की जरूरत नहीं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 1 सरफेस के थ्रू बोल रहा है, तो ऐसे 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का इतना, तो एक सरफेस का क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले में 4 कह रहा है फेस सेंटर पे, फेस सेंटर मतलब बाजू में, ऐसे जैसे क्यूब है उसके बाजू में रखा हुआ है, तो इसको अंदर करने के लिए और एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ऐसे एक और क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तब जाके चार्ज अंदर होगा। तो एक क्यूब की वजह से पूछ रहा है, तो 2 क्यूब लग रहा है, 2 क्यूब मिला करके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक क्यूब का क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर ये एज सेंटर पे, एज सेंटर को चार्ज को अंदर करने के लिए कितने क्यूब लगेगा, एज सेंटर मतलब ये कॉर्नर, ये मान लो क्यूब है तो यहाँ पर, तो इसको अंदर करने के लिए एक क्यूब ये बाजू में, एक क्यूब यहाँ पर और एक क्यूब यहाँ पर, मतलब टोटल कितने क्यूब लगेंगे, 4 क्यूब लगेंगे, बराबर। तो 4 क्यूब लगेंगे तो फिर एक की वजह से आंसर कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कॉर्नर पे रखा हुआ, कॉर्नर पे अंदर जो चार्ज रखा है उसको अंदर करने के लिए, जैसे ये वाले कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इसको अंदर करने के लिए कितने लगेंगे, एक ऑलरेडी क्यूब है, इधर बाजू में 1, 2, इधर बाजू में तीसरा, इधर बाजू में फिर 4 और ऊपर से, तभी जाके अंदर होगा। तो टोटल कितने देंगे, 8। तो एक क्यूब की वजह से क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। अब इसमें बोलेगा एक सरफेस के थ्रू कितना होगा, ये इस सवाल में पूछा जाता है स्पेशली, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस, एक सरफेस के थ्रू कितना होगा। तो इस क्यूब में कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो किससे डिवाइड करूँगा, 6 से, हाँ नहीं 6 से नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब आप सोचो कि ये वाले कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज, तो ये वाले कॉर्नर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस प्लेन के पैरेलल जाने वाली है, बराबर। तो ऊपर वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स, ये वाले सरफेस के थ्रू भी जो है वॉल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पैरेलल होने वाली है, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स और ये वाले सरफेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। तो इस 3 की वजह से तो 0 हो जाएगी, जो कॉर्नर पर रखा हुआ है उससे जो अटैच 3 सरफेस है वो तीनों की वजह से फ्लक्स। तो सिर्फ फ्लक्स के लिए ये सरफेस बचा नीचे वाला, ये वाली वॉल बची और ये वाली वॉल बची, मतलब एक क्यूब से 3 ही वॉल काम आने वाला है।
6 नहीं काम आने वाला। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, मतलब इस जगह में अगर मैंने चार्ज रखा तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस के अलॉन्ग जाएगा, इस सरफेस के अलॉन्ग जाएगा और ये वाले सरफेस के अलॉन्ग जाएगा। तो इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। तो सिर्फ इस क्यूब का तीन सरफेस तो जीरो हो गया, सिर्फ बचे हुए रिमेनिंग 3 सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, 3 सरफेस बचे। तो मतलब देखने में तो 6 सरफेस है, बट जो फ्लक्स आ रहा है वो 3 सरफेस की वजह से ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो इसका आंसर होगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ तक की बातें एक बार सब देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी ये वाला, ये वाला कोई माचिस लेके चलते हो क्या? अब वो कोई डब्बा टाइप का कुछ है, क्यूबिकल डब्बा किसी के पास, वो बॉटल दे दो। देखो दीदी, ये क्यूब है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा भी बॉटल है बाजू में, कोई बात नहीं। देखो इसको हमको अंदर क्लोज सरफेस में लेके जाना है, तो इसके बाजू में एक बॉटल रखेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा बॉटल रखेंगे और यहाँ पर तीसरा बॉटल रखेंगे। तो 4 बॉटल रख दी। तो चार्ज इस सरफेस पे है, तो ये चार्ज अब आजू बाजू से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो दिखाई देगा। उसको भी ढकना है, नहीं दिखाई दे, इसके लिए इसके ऊपर एक और बॉटल रखेंगे, यहाँ एक और बॉटल रखेंगे, यहाँ एक और बॉटल रखेंगे और यहाँ एक और बॉटल रखेंगे। मतलब टोटल कितने लगे? ये तो पहला एक था ही, ये दूसरा है 2, ये तीसरा है 3, ये चौथा है 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 क्यूब के अंदर में चला गया अब ये। तो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें लगेंगे 8 क्यूब, और हमको तो एक ही क्यूब का निकालना है, इसलिए 8 से डिवाइड किया, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब में यहाँ चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो ये वाले सरफेस पे अलॉन्ग द सरफेस हो जाएगा। जब भी फील्ड अलॉन्ग द सरफेस होती है तो फ्लक्स जीरो होती, ये वाले सरफेस पे भी फील्ड अलॉन्ग द सरफेस हो जाएगा तो फ्लक्स, ये वाले सरफेस पे फील्ड अलॉन्ग द सरफेस तो फ्लक्स। तो इस 6 में से 3 सरफेस का फ्लक्स जीरो है, मतलब इस क्यूब से जो आंसर आया है उसमें इस 3 फ्लक्स सरफेस का ही रोल है, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस। ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, क्योंकि वहाँ से जो फील्ड निकलेगी वो एंगल पे निकलेगी, वहाँ से जो फील्ड निकलेगी ये सरफेस से भी एंगल से निकलेगी और ये सरफेस से भी एंगल से निकलेगी। इस पे अलॉन्ग द सरफेस होगी, इस पे अलॉन्ग द सरफेस होगी, इस पे अलॉन्ग द सरफेस होगी। तो ये 3 की वजह से जीरो है, रिमेनिंग 3 बच गया। मतलब ये जो क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है उसमें देखने से लगेगा कि 6 सरफेस का रोल है, बट एक्चुअली में उसमें 3 ही सरफेस का रोल है। इसलिए आंसर में क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट में 3 से डिवाइड किए, 6 से डिवाइड नहीं किया, 6 से डिवाइड कर देते 48 हो जाता है, तो वो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 सरफेस का रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस का रोल है, इसलिए 3 से डिवाइड करते क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। बराबर। अब और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक में कुछ पूछना है? एक बार देख लो। चलो अब इसके आगे चलते। सिलेंडर के अंदर में सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ दिख रहा है, बोल रहा है कि सर्कुलर जो सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स एक्स है, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो इस सिलेंडर में 3 सरफेस है, ये वाला सर्कुलर फेस, ये वाला सर्कुलर फेस और ये वाला कर्व फेस। मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा गॉस के हिसाब से वो होना चाहिए चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल फ्लक्स में फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व फेस और दूसरा फिर से फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस लगेगा। सर्कुलर फेस का बोले एक्स मान लो, तो एक्स मान लेंगे, कर्व का निकालना है हमको, फिर एक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, आंसर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2x। ठीक है, अब ये वाले केस इसमें कह रहे हैं कर्व सरफेस के थ्रू एक्स है, सर्कुलर फेस के थ्रू निकालो। फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, टोटल चार्ज अंदर में क्यू है तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें 3 का रोल है, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस। अब हमको कर्व फेस का मालूम है एक्स, सर्कुलर फेस का निकालना है, तो ये दोनों तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस प्लस इसका भी लिखना है एक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स। तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स।
ये हो गया इसका आंसर। अब ये दोनों तो बराबर ही हैं। देखो कौन है, इसको ढकने के लिए एक और कौन कंसिडर करना पड़ेगा। तो दो कौन मिलाकर के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक कौन का क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये पिरामिड है, इसको अंदर करने के लिए एक और पिरामिड कंसिडर करना पड़ेगा। तो दो पिरामिड मिलाकर के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक का क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें लिख लो। हो गया। अब ये आखिरी वाली सवाल देखो, कह रहा है कि एक स्फीयर है जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब रिंग जो है स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा होगा, दिया हुआ भी है। रेडियस जो है वो रिंग का भी आ रहा है और स्फीयर का भी आ रहा है। फ्लक्स थ्रू स्फीयर पूछा, तो ये होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब क्यू इनसाइड आपको सोचना है कि कितना होगा। इनसाइड चार्ज मतलब रिंग का पूरा चार्ज तो नहीं आएगा, रिंग का जितना चार्ज स्फीयर के अंदर है उतना ही चार्ज आएगा। कितना चार्ज स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला चार्ज स्फीयर के अंदर में, तो ये वाला चार्ज कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू ये वाला आर्क की लेंथ लिखना पड़ेगा हमको। चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू ये वाला आर्क की लेंथ मान लेते थोड़ी देर के लिए एल, तो वो लिखना पड़ेगा। अब ये एल कितना है ये निकालना है हमको। अब एल कितना है वो निकालने के लिए डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। ऐसा कुछ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं मिला दूँ ये रेडियस कहलाएगा, इसको भी मिला दूँ तो ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस है। इसको मिला दिया जाए तो ये भी रेडियस है, इसको मिला दिया जाए तो ये भी रेडियस है, बराबर। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, नीचे वाला ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिंग का आर्क है वो एक्चुअली में सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो रिंग का जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो रिंग के कितना होगा, 1/3 होगा, और ये 2/3 हो जाएगा, 240 बराबर। 360 डिग्री मतलब टोटल लेंथ, तो 120 डिग्री मतलब 1/3 लेंथ, बराबर। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, तो आप ये 120 डिग्री को लिख सकते हो 2π/3 लिख सकते हैं ना। और कंसेप्ट होता है थीटा इक्वल टू L/r, तो 2π/3 इक्वल टू L/r मतलब रेडियस, तो यहाँ से L आ जाएगा 2πr/3। तो देखो सरकमफ्रेंस का 1/3 आ गया, तो ये यहाँ लिख देने का। तो जैसे यहाँ लिखेंगे तो फ्लक्स थ्रू जो स्फीयर है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr/3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंसर। अगर इसी सवाल में चार्ज डेंसिटी लैम्डा के टर्म में नहीं दिया रहता, चार्ज लिखा रहता, क्यू लिखा रहता, तो फिर यही आंसर क्या हो जाता, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिंग पे हो सकता है चार्ज दे या रिंग पे हो सकता है चार्ज डेंसिटी पे। इसी प्रकार का एक सवाल है। अब वो अगर बना लिए हो तो ये बना सकते हो आप, एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ जो है ए है, क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है, डायगोनल डायरेक्शन में इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड रखा हुआ है, डायगोनली एक इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड रखा हुआ जिस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछना, रॉड प्लेस्ड डायगोनली, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा निकालें जरा सा। किसी भी पॉइंट पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल बनता हुआ दिखता है उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो जैसे कि मान लो कि हमने एक छोटा सा मतलब एक स्फीयर कंसिडर कर लिया, स्फीयर की रेडियस r है। मैं इस स्फीयर का छोटा सा जो कर्व है अभी वो कंसिडर करना चाहता हूँ, छोटा सा सरफेस। ये सरफेस जो यहाँ एंगल बनाएगा ये एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। मतलब आप समझो कैसा, इसने एक पॉइंट पे
अभी प्लेन की बात नहीं है, प्लेन मतलब दो लाइन होता है, अब लाइन दो नहीं है, ऐसा कोन जैसा बन गया। कोन के अंदर में जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो वो कोन के अंदर में जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है वही है सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल को प्लेन एंगल से रिलेट किया जा सकता है। डेरिवेशंस वगैरह अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके लिए ज़रूरी उतना नहीं है। अगर ये कोन है तो कोन का जो 2 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा वो ये एंगल 2 डायमेंशनल का एंगल होगा। अगर ये एंगल थीटा है मतलब हाफ एंगल, इसे कहते हैं हाफ एंगल ऑफ कोन। ये 2D में और ये 3D में, तो दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? ये जो ओमेगा है सॉलिड एंगल, ये होता है, बताओ, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ये सॉलिड एंगल का और ये जो सरफेस बन रहा है, सरफेस के एरिया से भी रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है ऐसा, सॉलिड एंगल इक्वल टू सरफेस एरिया बाय आर का स्क्वायर। यहीं से एक्चुअली में सॉलिड एंगल निकला। ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करें और उसमें रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये वाला टर्म आता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में अगर हम पूरा स्फीयर कंसीडर कर लें तो ये जो पूरा प्लेन एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, लेकिन उसमें से आधा ही एंगल लेना है, मतलब ऊपर का आधा लेंगे तो 180 डिग्री लेंगे। तो कॉस 180 होता है -1 और सामने में माइनस है तो माइनस माइनस तो +1, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 2 जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पॉइंट पे कंप्लीट टोटल 3 डायमेंशन में जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई बनता है। एट एनी पॉइंट टोटल सॉलिड एंगल जो है वो कितना बनेगा 4 पाई किसी भी पॉइंट पे। अगर आधा स्फीयर कंसिडर करो आप तो इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, अगर आप ये निकालने जाओगे तो यहाँ का जो एंगल है टोटल 180 डिग्री है, तो उसका हाफ एंगल हो जाएगा 90 और cos 90 हो जाएगा 0, तो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ जो सॉलिड एंगल बनेगा इस जगह में ये बनेगा 2 पाई। इसी तरीके से मान लो एक कोन है हमारे पास, ऐसा दिया हुआ डेटा है, कह रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ यहाँ सॉलिड एंगल कितना होगा? तो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका यूज़ कैसे होता है हमारे फ्लक्स निकालने के कैलकुलेशन में? तो अभी देखें हमने कि अगर एक स्फीयर कंसिडर करें, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू है, तो जो फ्लक्स होता है टोटल वो हो जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो टोटल सॉलिड एंगल है वो कितना है 4 पाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1 सॉलिड एंगल में कितना हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो कोई भी सॉलिड एंगल ओमेगा है उसमें कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने क्या लिखी है 2 पाई इंटू, तो ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ से 2 पाई है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फ्लक्स ध्यान ही रख लेना है कि अगर सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कहीं पर बना रहा है कोई सरफेस, तो वहाँ जो फ्लक्स होगा देखो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलो इतनी बातें आप लिख डालो। हमको कंटिन्यू करना है? नहीं।